आइए एक ऐसे ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं जहां एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी देखते ही देखते एक विशाल साम्राज्य में बदल गई। सोचिए एक ऐसी कमर्शियल एंटिटी के बारे में जिसका मुख्य काम सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना था, पर वो आगे चलकर पूरे देश की भाग्य विधाता बन बैठी। है ना हैरान करने वाली बात? आज के इस विश्लेषण में हम उस इंपीरियल प्लेबुक यानी साम्राज्यवादी रणनीति को समझेंगे जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यह सब अचानक एक दिन में नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे कूटनीति, युद्ध और खौफनाक प्रशासनिक रणनीतियों का एक पूरा जाल था। चलिए जानते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। इस चर्चा को हम मुख्य रूप से 5 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे ब्रिटिश सेना की ताकत के उन राज से जिन्होंने उन्हें अजेय बनाया। उसके बाद हम बंगाल के पतन और पर्दे के पीछे चल रही कूटनीति को देखेंगे, और आखिर में हम चलेंगे दक्षिण की तरफ, जहां मैसूर के कड़े संघर्ष और टिपू सुल्तान के आखिरी युद्ध पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द ब्रिटिश सक्सेस फॉर्मूला। आखिर ऐसा क्या था जिसने एक व्यापारिक संस्था को इतनी बड़ी सैन्य ताकत बना दिया? अगर इन 6 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें तो ये किसी साधारण सेना की नहीं, बल्कि एक बेहद सुसंगठित और मिलिटराइज्ड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की निशानियां हैं। श्रेष्ठ हथियार और रणनीति तो उनके पास थी ही, पर जरा इन 2 शब्दों पर गौर कीजिए, रेगुलर सैलरी और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप। जब एक सेना को टाइम पर और नियमित रूप से पैसा मिलता है ना, तो उनका अनुशासन और वफादारी अपने आप कायम रहती है। साथ ही इनका सिलेक्शन सिस्टम पूरी तरह योग्यता पर आधारित था, और इन सब को लीड कर रहे थे ऐसे शानदार नेता जिनके पीछे उनके सेकेंड लाइन लीडर्स हमेशा कमान संभालने को तैयार रहते थे। ये एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन थी जिसे हिला पाना धराशायी होती रियासतों के लिए लगभग नामुमकिन था। इस मजबूत फाउंडेशन को समझने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जो है बंगाल का पतन। ये उस साम्राज्यवादी प्लेबुक का पहला और सबसे बड़ा केस स्टडी है। बंगाल में सत्ता संभालने वाले शासकों में मीर कासिम काफी आगे की सोच रखने वाले नेता थे। सत्ता में आते ही उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने तुरंत अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर लिया। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के कैलकाटा बेस से एक सेफ दूरी बनाए रखना। उन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी को फिर से रीऑर्गेनाइज किया और सेना को आधुनिक तरीके से ढालना शुरू कर दिया। असल में वो कंपनी के इरादों को भली भांति समझ चुके थे और इसीलिए अपनी प्रभुसत्ता को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। लेकिन सिर्फ सेना का आधुनिकीकरण काफी नहीं था, क्योंकि फसाद की असली जड़ एक छोटी सी इजाजत में छिपी थी जिसे दस्तक कहा जाता था। ये असल में एक ट्रेड परमिट था जो कंपनी को बिना ट्रांजिट टैक्स दिए अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की छूट देता था। अब दिलचस्प बात यह है कि कंपनी के अधिकारियों ने इसका जमकर दुरुपयोग किया। वो इसका इस्तेमाल अपने निजी व्यापार के लिए तो करते ही थे, साथ ही कमीशन लेकर इसे स्थानीय भारतीय व्यापारियों को भी बेचने लगे। इस लूपहोल की वजह से नवाब का टैक्स रेवेन्यू लगातार खत्म हो रहा था, और जब मीर कासिम ने इन सब टैक्सेस को पूरी तरह से हटा दिया ताकि सब बराबर हो जाएं, तो कंपनी ने इसका बेहद कड़ी आवाज में विरोध किया। और यही विरोध आगे चलकर एक ऐतिहासिक युद्ध में बदल गया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना को हरा दिया। ये लड़ाई बहुत लंबी नहीं चली, लेकिन इसके नतीजे सच में आश्चर्यजनक थे। सोचकर देखिए, एक पूरे देश के मुगल सम्राट का सामने आकर इस तरह से हारना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस एक जीत ने कंपनी को रातों रात उत्तर भारत में सबसे बड़ी ताकत बना दिया। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, मास्टर्स ऑफ द शैडोज। क्योंकि बक्सर की जीत सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं थी, असली खेल तो उसके बाद शुरू हुआ था। अगस्त 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद में 2 बहुत ही अहम संधियां की। इनका नतीजा अगर आप ध्यान से देखें तो काफी चौंकाने वाला है। एक तरफ अवध के नवाब से 50 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया और उनकी जमीन छीन ली गई। दूसरी तरफ एक पूरे साम्राज्य के राजा यानी मुगल सम्राट को कंपनी की सुरक्षा में इलाहाबाद में रहने पर मजबूर किया गया। लेकिन सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या था? सम्राट ने सिर्फ 26 लाख रुपए सालाना के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार दे दिया। ये पूरी तरह से दर्शाता है कि कैसे दुश्मन को न सिर्फ हराया गया, बल्कि उन्हें कानूनी रूप से निचोड़ लिया गया। और यहां से जन्म होता है उस धोखे का जिसे हम डुअल गवर्नमेंट या द्वैध शासन कहते हैं। एक तरफ थी कंपनी
जिसके पास दीवानी यानी पैसा और निजामत यानी पुलिस और सेना दोनों का पूरा कंट्रोल था। और दूसरी तरफ थे कठपुतली नवाब, जिनके पास शांति और व्यवस्था बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी तो थी, लेकिन ना कोई ताकत थी और ना ही कोई पैसा। ये बेहद चालाक सिस्टम था। कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही थी और लोग नवाब को कोसते थे। ये सिस्टम इतना घातक था कि 1772 आते आते इसने बंगाल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। उत्तर भारत पर कड़ी पकड़ बनाने के बाद इस साम्राज्यवादी प्लेबुक का अगला टारगेट था दक्षिण भारत। हमारा चौथा हिस्सा इसी संघर्ष पर आधारित है, द मैसूर रेजिस्टेंस। यहां कंपनी की राह आसान नहीं थी। उन्हें एक बहुत लंबे और कई पीढ़ियों तक चलने वाले विरोध का सामना करना पड़ा। बरसों तक चलने वाले इन जटिल युद्धों का क्रम समझना बहुत जरूरी है। पहला युद्ध जो बराबरी पर रुका, दूसरा युद्ध जो मंगलौर की संधि पर आकर ठहरा, तीसरा युद्ध जहां टीपू सुल्तान को एक भारी झटका लगा और उन्हें अपना आधा राज्य खोना पड़ा, और आखिर में 1799 का चौथा युद्ध। आइए अब इस संघर्ष की गहराई में चलते हैं। इस जबरदस्त विरोध की नींव रखी थी हैदर अली ने। वो कंपनी के आने वाले खतरे को बहुत पहले भांप चुके थे। उन्होंने सिर्फ फौज खड़ी नहीं की, बल्कि दिंडीगुल में एक आर्म्स फैक्ट्री लगाने के लिए फ्रांसीसियों यानी फ्रेंच की मदद ली और अपनी सेना को पश्चिमी तरीकों से ट्रेन करना शुरू किया। अब अंग्रेजों के लिए सबसे डर की बात यह थी कि इन्हीं फ्रांसीसियों ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भी अंग्रेजों को धूल चटाई थी। हैदर अली को माहे बंदरगाह के जरिए मिल रहे आधुनिक हथियारों ने कंपनी की नींद उड़ा दी थी। कूटनीति और धोखे का खेल यहां भी पीछे नहीं था। 1769 में मद्रास की संधि हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि मुसीबत के वक्त दोनों पक्ष एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन 1771 में जब मराठास ने हैदर अली पर हमला किया तो अंग्रेज मदद के लिए नहीं आए। इस धोखे ने विश्वास को पूरी तरह तोड़ दिया, जिसके बाद संघर्ष दोबारा भड़क उठा। इसी बीच 1782 में कैंसर से हैदर अली का निधन हो जाता है। उनके बेटे टीपू सुल्तान पूरा भार उठाते हैं, लेकिन अंत में दोनों पक्ष थक हार कर मैंगलोर की संधि कर लेते हैं। पर सच तो ये था कि ये शांति बस आने वाले एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। तो आइए इस ऐतिहासिक कहानी के आखिरी और सबसे दर्दनाक अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, टीपू सुल्तान्स फाइनल स्टैंड। तीसरे मैसूर युद्ध की चिंगारी आखिर क्या थी? दरअसल 1790 में ट्रावेनकोर राज्य ने टीपू के अधीन आने वाले कोचीन में जमीन खरीदी। टीपू सुल्तान ने इसे अपनी प्रभुसत्ता यानी सॉवरेनिटी का सीधा उल्लंघन माना और ट्रावेनकोर के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेजों को तो जैसे बस इसी मौके की तलाश थी। उन्होंने तुरंत ट्रावेनकोर का साथ दिया और टीपू पर हमला बोल दिया। और इस हमले का अंजाम इस एक आंकड़े में छुपा है, 3 करोड़ रुपए। ये कोई साधारण जुर्माना नहीं था, बल्कि 1792 की सिरिंगापट्टम की संधि का हिस्सा था। टीपू को न सिर्फ अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उनके सहयोगियों में बांटना पड़ा, बल्कि जब तक ये 3 करोड़ की रकम अदा नहीं हो जाती, बंधक के रूप में टीपू के 2 बेटों को अंग्रेजों के पास रहना पड़ा। ये सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, ये दुश्मन का मनोबल पूरी तरह तोड़ने के लिए डिजाइन की गई एक मनोवैज्ञानिक और आर्थिक लड़ाई बन चुकी थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी बड़ी आर्थिक चोट के बावजूद टीपू रुका नहीं। उसने खुद को फिर से तैयार किया। पर 1798 में नए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सली की एंट्री होती है। उनके इरादे बिल्कुल साफ थे, टीपू को सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करना, वरना उसे पूरी तरह खत्म कर देना। टीपू पर देशद्रोह और विदेशी ताकतों के साथ साजिश रचने का आरोप लगाया गया। जब टीपू ने घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया तो 1799 में चौथे मैसूर युद्ध में आखिरी सांस तक लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। टीपू की मृत्यु के साथ ही उस इंपीरियल प्लेबुक का असली नतीजा सामने आया। इतने ताकतवर मैसूर राज्य को एक नाबालिग शासक कृष्ण राजा तृतीय को सौंप दिया गया, जो पुराने वुडेयर खानदान से थे। उन पर वही सब्सिडियरी अलायंस थोप दी गई। नाम के लिए शासक वुडेयर थे, पर प्रशासन, सेना और असली ताकत पूरी तरह से कंपनी की मुट्ठी में आ गई थी। एक दौर में अंग्रेजों को थर्राने वाले राज्य को आखिरकार एक कठपुतली राज्य में बदल ही दिया गया। इन तमाम घटनाओं को अगर हम जोड़कर देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि मुनाफे और ताकत की भूख का कोई अंत नहीं होता। एक व्यापारिक संस्था जो कभी सिर्फ ट्रेड परमिट के भरोसे थी, वो लगातार नियमित वेतन वाली सेना, कूटनीतिक चालों, द्वैध शासन और सब्सिडियरी अलायंसेस जैसी रणनीतियों का इस्तेमाल करके देश का नक्शा ही बदल बैठी।
इस विश्लेषण से जाने से पहले एक बड़ा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए वो ये है, आखिर वो कौन सा सटीक पल होता है जब नियमित मुनाफे के लिए बनाई गई एक कॉरपोरेशन आधिकारिक तौर पर एक साम्राज्य या एम्पायर बन जाती है? क्या वो पल तब आता है जब वो हथियार उठाते हैं, या तब जब वो अपने हिसाब से कानून लिखना शुरू कर देते हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा।